Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. Today we will discuss about most important topics for CSIR Net Life Science Examination from Unit 7 of the syllabus System Physiology Animals. एनिमल फिजियोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो अगर आपके पास कम टाइम है या आप उन्हें ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है अगर आप सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ एनिमल प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन टॉपिक्स में भी कुछ और चीज़ें भी ऐड की हुई है सिलेबस में, उनको भी डिकोड करेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सिलेबस की भी बात करेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बाद के जो टॉपिक हैं जो बच गए हैं उनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाई यील्डिंग टॉपिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पे 4 ऐसी यूनिट्स या 4 ऐसे चैप्टर हैं इस यूनिट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी। रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट पे बेस्ड है, हार्ट की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की किस तरीके से एक्टिविटी है, न्यूरॉन किस तरीके से फंक्शन करती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी किस तरीके से काम करती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, ये चीज़। और एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन पे बेस्ड है, हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, कैसे रिलीज होते हैं और क्या फंक्शन ये करते हैं हमारी बॉडी में। तो न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ये हर जगहों पे क्वेश्चन आता है। अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें, बॉडी के फंक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल आता ही है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये 2 टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इनसे ऐसा देखा गया है कि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है सिलेबस में। इनमें भी जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ईसीजी से। ईसीजी, इट्स प्रिंसिपल एंड सिग्निफिकेंस। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो वेव है, अगर हम ईसीजी का डायग्राम देखें तो उनमें जो वेव टाइप के हैं, जो वेव आते हैं वो वेव क्या क्या डिनोट करते हैं, जैसे पी वेव क्या डिनोट करती है, टी वेव क्या डिनोट करती है, बीच में कुछ इंटरवल्स भी हैं, वो इंटरवल्स क्या डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके सिग्निफिकेंस क्या है और प्रिंसिपल्स क्या हैं ईसीजी की। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। तो पहले हमको डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ पे कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया गया है कि डीपोलराइजेशन क्या होता है हार्ट का, हमको खुद समझना है। हार्ट एज अ पंप, इसके अंदर हार्ट रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। हार्ट के फंक्शनिंग में मायोकार्डियम भी है और एसए नोड भी है, दोनों में ही क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, एक्साइटेबल होती हैं दोनों। और एक्साइटेबल होने का मतलब है ये जो उनका पोटेंशियल ग्रेडियंट है इनसे अपनी फंक्शनिंग करवाती है, मतलब इनमें भी एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन वो सारी चीज़ें होती है, जैसे एक पर्टिकुलर न्यूरॉन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन की प्रोसेसेस होती हैं मायोकार्डियम में भी और एसए नोड में भी, दोनों में अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन है यही चीज़ें ईसीजी डिनोट करता है। तो हमको पहले हार्ट एज अ पंप जो टॉपिक है वो भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, फिर हम ईसीजी को समझ सकते हैं। और इसके अलावा कार्डियक साइकिल ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल से भी क्वेश्चन आते हैं, सिस्टोल, डायस्टोल, ये चीज़ें पूरी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है, इससे हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसका रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन जो है, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी क्योंकि आपको ये टॉपिक बहुत जगहों पे मिलेगा। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखेंगे तो वहाँ पे किडनी का एक फंक्शन है कि वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकती है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। तो अगर हम ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला पोर्शन भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ब्लड वॉल्यूम है, तो ब्लड वॉल्यूम के साथ भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जुड़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ किडनी के फंक्शनिंग में भी, क्योंकि रेनिन जो है वो किडनी से ही सिक्रीट होता है,
तो यहाँ पे भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है। तो ये 3 जगहों पे है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? RAAS सिस्टम। RAAS सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के मेंटेनेंस के लिए भी। न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ ऑल अबव। इनमें से जो हार्ट है, हार्ट रेट का न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन, हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल किस तरीके से होता है, नर्वस सिस्टम कैसे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, और हार्मोन्स किस तरीके से हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कार्डियक साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेनली न्यूरल कंट्रोल ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे भी हार्ट एज अ पंप में एक्शन पोटेंशियल की रिलेटेड चीज़ें आएगी। यहाँ पे 2 चीज़ें हमको याद करनी पड़ेगी, एक ऐसे नोड में कैसे करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और दूसरा मायोकार्डियम में कैसे करके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। लेकिन यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे केवल न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, केवल एक ही मैकेनिज्म है। एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे न्यूरॉन की फंक्शनिंग। न्यूरॉन यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। फंक्शन में भी जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस यानी एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्सेस को ही एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। किस तरीके से जनरेट होता है, किस तरीके से आगे प्रोपगेट होता है, और किस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्शन पोटेंशियल में। न्यूरो एनाटॉमी से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्लियर होना चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर में आते हैं, इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं। सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स, ये टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। पोस्ट सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या हैं, प्री सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या हैं, ये चीज़ें। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंसेस क्या हैं और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट तो फंक्शन करते हैं, लेकिन किस किस बॉडी पार्ट पे कैसा इफेक्ट करते हैं, कुछ की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कुछ की एक्टिविटी को धीमा करते हैं। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तो केवल 2 ही पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनमें भी ब्रेन की एनाटॉमी इतना नहीं पूछा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी इतना नहीं पूछा जाता है। थोड़ा बहुत स्पाइनल नर्व्स एंड क्रैनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल और सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट है। मसल टोन भी अगर आपको थोड़ा बहुत याद करना है तो आप इसे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, बेसिक चीज़ें। बाकी जो हाईलाइट नहीं किए गए हैं इनसे आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं इनको थोड़ा डीपली याद करने की ज़रूरत है। अब है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम फिर से मैंने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 चीज़ों में इंक्लूडेड है। आगे ब्लड एंड सर्कुलेशन जब हम देखेंगे तो ब्लड एंड सर्कुलेशन में भी ब्लड वॉल्यूम के रेगुलेशन में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है। तो ये 3 चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी ये इंक्लूडेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इसका जिक्र है, और इसके बाद ब्लड एंड सर्कुलेशन में भी इसका जिक्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये समझ लीजिएगा किस तरीके से ये फंक्शन करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन ये तीनों किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, ये चीज़ें, ये पूरा पाथवे पूछा जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज और किडनी के फंक्शन, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है? सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है, ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और उसके बाद यूरिन कंसंट्रेशन। अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो यूरिन कंसंट्रेशन होता है। तो यूरिन कंसंट्रेशन क्या है और यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर बैलेंस या रेगुलेशन किडनी का फंक्शन है, और ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या है ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ब्लड वॉल्यूम आपका ब्लड सर्कुलेशन में भी है और ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी है। इनका रेगुलेशन है केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है ये पता होना चाहिए। रेगुलेशन किस तरीके से होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के थ्रू, ये होना चाहिए पता। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
इसमें भी रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, मेनली एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है यहाँ पे NaCl या जो अदर सल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, सॉल्ट्स हैं, उनका बैलेंस होना। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन उनका ज़्यादा होना चाहिए। वाटर बैलेंस में भी हमने देखा था, वाटर बैलेंस भी किस तरीके से करती है, यूरिन कंसंट्रेशन को करके। अगर बॉडी में वाटर का लॉस है, कमी है, उस कंडीशन में यूरिन कंसंट्रेशन हो जाएगा। यूरिन कंसंट्रेशन का मतलब है ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन का फॉर्म होना। और इसमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म और ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पार्टिसिपेट करते हैं यूरिन कंसंट्रेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इनके सिक्रीशन, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है और उस हार्मोन के क्या फंक्शन है, इसका ऐसे मैचिंग करने के लिए मिल सकता है। तो इनके फंक्शंस थोड़े बहुत पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं और इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके अलावा हार्मोन्स एंड डिजीजेस, हार्मोन्स कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ से ये रिलीज होते हैं। ऐसे भी होते हैं हार्मोन जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, उनका सिंथेसाइज वहीं होता है और फिर वो पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। पिट्यूटरी के कौन से पोर्शन से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर लोब से या एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ये चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा डिजीजेस, किस हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन से क्या डिजीज़ होती है और कौन सी डिजीज़ किसी हार्मोन के कम प्रोडक्शन की होने की वजह से होती है। ठीक है, हाइपर प्रोडक्शन एंड हाइपो प्रोडक्शन, दोनों ही चीज़ों में कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिप्रोडक्शन का भी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो सिलेबस में इसी तरीके से दिखाया गया है, दोनों को एक साथ मिला करके। गैमीटोजेनेसिस, मेल एंड फीमेल में गैमीटोजेनेसिस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन से क्वेश्चन आते हैं और इसका जो हार्मोनल कंट्रोल है ओव्यूलेशन का या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसका हार्मोनल कंट्रोल जो है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ के थ्रू भी आपको पूछ सकते हैं कि FSH LH की मात्रा किस तरीके से यहाँ पे दिखाई गई है एक नॉर्मल कंडीशन में। तो वो चीज़ पता होनी चाहिए कि FSH कब सिक्रीट होगा, LH की मात्रा कब होती है, ईस्ट्रोजन कब होता है, प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट होता है, ये सारी चीज़ें। एंड न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, वही चीज़ है, न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन, मेनली एंडोक्राइन रेगुलेशन, हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का, रिप्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में से भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है 7th यूनिट से। जो अदर टॉपिक्स हमने 4 टॉपिक की बात की थी, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे ब्लड एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है और हमें क्या प्रिपेयर करना चाहिए अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो सबसे पहले ब्लड एंड सर्कुलेशन। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको पहले ही देख चुके हैं। ब्लड एंड सर्कुलेशन में भी हीमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस, मतलब जो ब्लड के कॉर्पसेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ब्लड मैरो से कैसे बनते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हीमेटोपोएसिस या हीमोपोएसिस इसे कहते हैं। हीमोपोएसिस एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है वो तो ब्लड सेल्स हो गई, जैसे RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब। इसके अलावा लिक्विड पार्ट जो होता है उसे कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। उस ब्लड प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ब्लड ब्लड प्लाज्मा के फंक्शंस। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन, ब्लड वॉल्यूम क्या है ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन हमने इससे पहले भी देखा था। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, उसके साथ साथ ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। किडनी का फंक्शन होता है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम की वजह से, तो वो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन और भी तरीके से होता है, न्यूरल, हार्मोनल, ये तरीके से भी होता है। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ जो है ये बार बार पूछी जाती है। इसका पूरा पाथवे दे सकते हैं और इसमें से बीच में कुछ एंजाइम्स गायब करके दे सकते हैं, कुछ ऐसा आ सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो ब्लड वॉल्यूम रेगुलेशन में हेल्प करता है या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से ब्लड वॉल्यूम का मतलब है जितना भी जो ब्लड है हमारी बॉडी में है, और उस ब्लड वॉल्यूम में से भी सबसे ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर वाटर बैलेंस है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है
तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो होगा वो भी बैलेंस रहेगा। तो ये भी एक तरीके से किडनी का फंक्शन ही है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, इसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। इसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंपॉर्टेंट है। तो हीमोग्लोबिन का अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो ये बहुत जगहों पे काम आएगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स में भी आएगा, जब हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वहाँ पे भी आएगा। तो हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन है क्योंकि ये भी। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, इसकी जो चेन्स होती हैं, ये इसमें हीम ग्रुप्स होते हैं, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हीमोग्लोबिन भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हिमेटोस्टेसिस या हीमोस्टेसिस जो है, ब्लड कोआगुलेशन की प्रोसेस, इसमें अदर प्रोसेस भी आती हैं। ब्लड कोआगुलेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेटलेट्स का क्या रोल है, और भी अदर चीज़ें, वेस्कुलर स्पाज्म जिसे कहते हैं, वो चीज़ भी आती है। इसके 3 प्रोसेसेस होती हैं मेनली, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड कोआगुलेशन है। ब्लड कोआगुलेशन में काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम आपके 13 फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, और इन सब के कहाँ पे इनका रोल है, ये चीज़ें पूछी जा सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लास्ट वाला पोर्शन है, जहाँ पे फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइब्रिन क्लॉट वहीं पे बनेगा। तो वो लास्ट वाली जो प्रोसेस होती है वो चीज़ पूछी जाती है ब्लड कोआगुलेशन से। हो सकता है कि आपको करेक्ट इसका सीक्वेंस पूछा जा सके, या कुछ और तरीके से क्वेश्चन आ जाए, तो ब्लड कोआगुलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जो यहाँ पे दिया नहीं गया है लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, कौन कौन से फैक्टर्स इस पे काम करते हैं जो इनका डिसोसिएशन करवाते हैं या इनके डिसोसिएशन को कम करवाते हैं, कौन इसके प्रोपोर्शनल है डिसोसिएशन के, कौन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये चीज़ें। तो फैक्टर्स आ सकते हैं पीएच से रिलेटेड, पीएच का फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर का फैक्टर हो सकता है, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये वाला फैक्टर हो सकता है। तो इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और डिसोसिएशन कर्व भी कुछ ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो चीज़ वहाँ से ग्राफ तरीके से ग्राफ दे के पूछे जा सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से काम कर रहे हैं, या कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं, और उन स्टेटमेंट्स से हमको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन, केमिकल का मतलब यहाँ पे हार्मोन से है, तो ये हार्मोनल और न्यूरल जो रेगुलेशन है, ये सब जगहों पे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है उसको क्लियर करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम में भी रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहाँ पे है, वही तो उनको कंट्रोल करेंगे। तो किस तरीके से इनका कंट्रोल होता है, न्यूरल एंड हार्मोनल, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की हम बात कर चुके हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमने देख लिया है। सेंस ऑर्गन्स में विजन और हेयरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। विजन में आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। रेटिनल सेल्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं, कोन एंड रॉड सेल्स, रॉड और कोन सेल्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन से विजन के लिए, डिम लाइट विजन या ब्राइट लाइट विजन, कौन कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा अरेंजमेंट, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, बाइपोलर सेल्स हैं या गैंग्लियन सेल्स हैं, रेटिनल सेल्स की अगर हम बात करें तो उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। विजन के केस में आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, लेंसेज वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हेयरिंग यानी कि एयर का एक्सटर्नल इंटरनल, सबसे ज़्यादा इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, इक्विलिब्रियम किस तरीके से मेंटेन करते हैं, या हेयरिंग किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें। तो विजन और हेयरिंग सेंस ऑर्गन में ये इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं 1-2। इसके बाद थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल एंड केमिकल, न्यूरल रेगुलेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये इंपॉर्टेंट है। और एब्जॉर्प्शन, कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स है, इनका एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इतना नहीं पूछा जाता है। आयरन का एब्जॉर्प्शन या जो कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरीके से ये एब्जॉर्ब होते हैं सिंपल कंपाउंड में, जब ये कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, हमारे इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में इसका जो वॉल किस तरीके से होती है, माइक्रोविलाई होती हैं इसमें, जो इलियम की केस में, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है सभी चीज़ों का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस पर्टिकुलर यूनिट से। इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इन्हें प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर यूनिट को, तो आप इन टॉपिक्स को भी बना सकते हैं। ब्लड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी सिस्टम से, सेंस ऑर्गन से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, थर्मो रेगुलेशन से। ये जो हाईलाइट किए गए टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें भी प्रिपेयर करना चाहते हैं ज़्यादा टाइम होने की वजह से, तो आप इन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ बात करेंगे, कुछ और यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हमको प्रिपेयर करने चाहिए। थैंक यू सो मच।